वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 ऑफ सोशल साइंस, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। आज हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। अब इंसान की जो डेवलपमेंट है, यानी कि जो हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो टोटली डिपेंडेंट है रिसोर्सेज के ऊपर। यानी कि जिस देश के पास ज्यादा रिसोर्सेज होंगे वो ज्यादा डेवलप होगा, जिस देश के पास कम रिसोर्सेज होंगे वो कम डेवलप हो पाएगा। इसका कारण सीधा सीधा ये है कि रिसोर्सेज, जो कि जैसे कि रिसोर्सेज में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे रिवर्स, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे रिवर्स हो गए, सी है हमारा, या फिर फॉरेस्ट है एटसेट्रा। ये सब हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। और दूसरे हमारे हैं रिसोर्सेज जो हमें अर्थ से मिलते हैं, वो भी। अब उसमें बहुत सारे मिनरल्स आते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो जिस देश के पास ये चीजें ज्यादा होंगी वो इनका उपयोग करके डेवलपमेंट बहुत जल्दी पा सकता है, और जिन देशों के पास इन चीजों की कमी है वहां पर डेवलपमेंट थोड़ी स्लो रहेगी। रीजन ये कि वो लोग वहां पे उनको हर चीज दूसरे देशों से मंगवानी पड़ेगी। इस कारण से उनका जो डेवलपमेंट है वो काफी स्लो हो जाएगा, वो प्रोसेस काफी धीरे हो जाएगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा रिसोर्स है उसको हम बोलते हैं फॉरेस्ट। फॉरेस्ट जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज में से एक है। अब फॉरेस्ट का मतलब क्या है? कुल मिला के फॉरेस्ट का मतलब पेड़ों का समूह। ऐसी जगह जहां पर सिर्फ पेड़ ही पेड़ हो उसको हम फॉरेस्ट कह सकते हैं, जहां पे जंगली जानवर भी हमें मिल सकते हैं। अब नेचुरल वेजिटेशन जो है वो बिना इंसानों की मदद के उग सकती है। यानी फॉरेस्ट जो रहते हैं उसको कोई उगाता नहीं है, फॉरेस्ट अपने आप बन जाते हैं। यानी कि फॉरेस्ट को खुद ब खुद उगा लिया जाता है, वो खुद ब खुद उग जाते हैं। यानी कि आप कभी सुना है आपने कि भाई इस आदमी ने जंगल लगाया, इसने वो लगाया? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि जो जंगल है वो खुद ब खुद उग जाते हैं, उनको कोई उगाता नहीं है। तो ये है हमारे नेचुरल वेजिटेशन। इसको हम वर्जिन वेजिटेशन भी कहते हैं। नेचुरल वेजिटेशन यानी कि जो खुद ब खुद उगती है, उसी को हम वर्जिन वेजिटेशन भी कहते हैं, क्योंकि वो खुद ब खुद उग जाती है। अब भारत की बात करें हम, तो भारत में इस प्रकार के जो जंगल हैं, फॉरेस्ट हैं, वो कई जगहों पर पाए जाते हैं। जैसे कि हिमालयाज में, सुंदरवन में, और डेजर्ट एरिया जो हैं, थार डेजर्ट एरिया है हमारा जो, उसके आजू बाजू भी इस प्रकार के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, यानी कि वर्जिन वेजिटेशन पाई जाती है। आगे हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट को हम क्लासिफाई कैसे करेंगे, यानी कि इसको बांटेंगे कैसे? फॉरेस्ट तो पूरे देश में, पूरी दुनिया में फैला हुआ है, तो हमारे देश में जो फॉरेस्ट है उसको किस प्रकार से हम बाइफरकेट करेंगे, किस प्रकार से इसको हम डिवाइड करेंगे? तो पहले इसको बांटा जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि कौन इसकी देखरेख करता है, कौन इसका देखभाल करने वाला व्यक्ति है, उस प्रकार से, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर इसको बांट सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन वी डिवाइड forest into 3 parts: the preserved forest, the protected forest and unclassified forest। ये 3 फॉरेस्ट जो हैं ये हमें एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पे मिलते हैं। अब पहला जो टॉपिक है हमारा वो है रिजर्व फॉरेस्ट। अब वो फॉरेस्ट जो डायरेक्टली सरकार के अंडर में है, सरकार मतलब गवर्नमेंट के अंडर में है, डायरेक्ट गवर्नमेंट के अंडर में आती है, उसको हम बोलते हैं रिजर्व्ड फॉरेस्ट। यानी कि जो डायरेक्टली गवर्नमेंट के अंडर में है उसको कहते हैं रिजर्व्ड फॉरेस्ट। यहाँ पर लकड़ी काटना अलाउड नहीं है, ना ही आप पशुओं को यहाँ पर चराने ले जा सकते हो, ना ही वहां पर आप लकड़ी इकट्ठा कर सकते हो अपने जलाने के लिए। तो कुल मिला के ऐसे फॉरेस्ट जो हैं वो टोटली सरकार के अधीन रहते हैं, टोटली उसके ऊपर सरकार का कब्जा रहता है, और वहां पर सब तरह की ह्यूमन एक्टिविटीज रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, वो अलाउड नहीं होती है। दूसरा हमारा फॉरेस्ट जो इसमें है वो है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ये वो फॉरेस्ट है जिनको एडमिनिस्ट्रेटर्स जो देखते हैं, यानी कि खासकर द फॉरेस्ट आर लुक्ड आफ्टर बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो उस एरिया की जो लोकल सेल्फ बॉडीज होती हैं वो इसको देखते हैं। यानी कि सरकार मतलब गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है ये डायरेक्टली, लेकिन इसको लोकल अथॉरिटीज जो हैं वो देखती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे आम लोगों को, लोकल लोगों को वुड कलेक्ट करने की आजादी होती है, वो वहां जाकर अपनी लकड़ी इकट्ठी कर सकते हैं, अपने जानवरों को वो
चराने भी ले जा सकते हैं, लेकिन बिना जंगल को नुकसान पहुंचाए बिना वो वहां पर ले जा सकते हैं। तीसरी तरह का जो हमारा फॉरेस्ट है वो है अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट वो है जिसको अभी इन दोनों कैटेगरीज में नहीं बांटा गया है, ना ही वो प्रिजर्व्ड में आता है, ना ही वो प्रोटेक्टेड में आता है। ये तीसरी कैटेगरी है अनक्लासिफाइड, जैसे कि हमको नाम ही बता रहा है अनक्लासिफाइड, जिसका कुछ भी लेना देना नहीं है, जिसके बारे में कोई पुख्ता उसको बांटा नहीं गया है किसी भी तरह से, इसको कहते हैं हम अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। अब ये फॉरेस्ट जो है, जब इसका कोई माई बाप नहीं है, यानी कि इसका कोई लेनदार नहीं है, तो इसके अंदर पेड़ों को काटा जा सकता है, लोग इसके अंदर ट्री कटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एनिमल ग्रेजिंग भी अलाउड है, जानवर जो चरते हैं वो भी अलाउड है वहां पे। तो कुल मिला के ये फॉरेस्ट वो है जिसको लोग आसानी से पेड़ काट सकते हैं और अपने जानवरों को चरने के लिए भी वहां भेज सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं, द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के आधार पे, मतलब हमारी जो फॉरेस्ट है इंडिया के, उनको 3 तरह से बांटा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पे, ऑनरशिप के आधार पे और मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स के आधार पे बांटा गया है। अब इसमें हम 3 टाइप्स के बारे में और पढ़ेंगे जो आपकी बुक में दिए गए हैं। पहला है स्टेट फॉरेस्ट। स्टेट फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट है जहां पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो कंट्रोल करती है, इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट का या फिर स्टेट गवर्नमेंट का रूल रहता है। भारत के अंदर जितने भी फॉरेस्ट हैं, ज्यादातर फॉरेस्ट इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं, यानी कि वो ज्यादातर स्टेट फॉरेस्ट के अंदर आते हैं। दूसरा हमारा जो इसमें टॉपिक है वो है कम्युनल फॉरेस्ट। कम्युनल फॉरेस्ट वो है जो लोकल कम्युनिटीज यानी कि लोकल सेल्फ बॉडीज के अंडर में आता है, जिसमें ग्राम पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ये लोग सब आते हैं। तो ऐसे फॉरेस्ट जो इनके अंडर में आते हैं उनको हम कहते हैं कम्युनल फॉरेस्ट। तीसरे तरह का जो फॉरेस्ट है हमारा वो है प्राइवेट फॉरेस्ट। प्राइवेट का मतलब आप समझ गए होंगे क्योंकि आप सब प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हो, तो प्राइवेट मतलब एक व्यक्ति। सच फॉरेस्ट आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स, इनको एक आदमी ने खरीदा होता है। ऐसे फॉरेस्ट भारत के अंदर ओडिशा, मेघालय, पंजाब, हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं ज्यादातर। ये फॉरेस्ट जो हैं ये कुछ ही जगहों पर भारत में पाए जाते हैं, पूरे भारत में ऐसे फॉरेस्ट देखने को नहीं मिलते हैं। आज की बात करें तो कुछ फॉरेस्ट ऐसे हैं जो बिल्कुल बैरन हो चुके हैं, बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, और कुछ ऐसे हैं जो खत्म होने की कगार पर हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं चैप्टर हम। आगे हमारा टॉपिक है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट को डिस्ट्रक्ट करना। डिफॉरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट को डिस्ट्रक्ट करना, यानी कि उनको नष्ट करना, उनको खत्म करने की कोशिश करना। ये जो समस्या है ये भारत की ही समस्या नहीं है, ये समस्या आज पूरी दुनिया फेस कर रही है। द होल वर्ल्ड इज फेसिंग द सेम प्रॉब्लम। ये समस्या इंसान की प्रोग्रेस के कारण ही खड़ी हुई, यानी कि हमारा प्रोग्रेस, यानी कि हमें लकड़ी की ज्यादा जरूरत पड़ रही है, हम लोग लकड़ी की इतनी डिमांड है कि हम पेड़ों को काटते जा रहे हैं। ट्रीज नेचुरली भी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, यानी कि आप जानते हैं फॉरेस्ट फायर जैसी समस्याएं भी खड़ी हो रही हैं। आज बात करें तो पूरी दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया में जो आग लगी थी पिछले साल, उस आग ने कितने एकड़ जमीन, कितने एकड़ के ऊपर लगे हुए पेड़ों को नष्ट किया है। आप अगर इस पे जानकारी पाना चाहते हैं तो आप नेट पे सर्च करिए तो आपको पता लगेगा। बहुत ज्यादा जो जंगल थे वहां पे नष्ट हुए। तो ऐसी ही आग जो है फॉरेस्ट फायर, वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है जंगलों को, यानी कि नेचुरली भी वो खत्म होते जा रहे हैं। लेकिन जो लॉस इंसान जंगलों को पहुंचा रहा है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू
नेचुरल डैमेज, यानी कि नेचुरली जो नुकसान पहुंच रहा है जंगलों को वो तो सिर्फ थोड़ा सा है, नाम मात्र है। बाकी जो मेन नुकसान जो जंगलों को पहुंच रहा है वो हम महारथियों के द्वारा पहुंचाया जा रहा है, यानी कि वी आर द कल्प्रिट्स फॉर डिस्ट्रॉइंग द फॉरेस्ट। तो हम लोग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं फॉरेस्ट को। अब हम बात करते हैं डिफॉरेस्टेशन के इंपैक्ट्स की, कि डिफॉरेस्टेशन से क्या प्रभाव पड़ते हैं, यानी कि क्या होता है डिफॉरेस्टेशन से। डिफॉरेस्टेशन से होने वाले प्रभाव 1, 2, 3, 4 नहीं है, ये बहुत ज्यादा मतलब बड़े पैमाने पे ये नुकसान पहुंचाता है। पहला हम देखते हैं, द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेस इन द एटमॉस्फेयर। जब आप पेड़ों को काट दोगे तो पेड़ जो हैं दे वर्क एज द एनवायरमेंट क्लीनर। तो जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो हम एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, या जो व्हीकल्स, जो फैक्ट्रीज के धुएं में जो कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है, वो सारी कार्बन डाइऑक्साइड ये पेड़ ले लेते हैं, खींच लेते हैं। और अगर एटमॉस्फेयर के अंदर पेड़ काट देंगे तो ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड जो ये पीते हैं, ये जो लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो बढ़ जाएगी। इनकी कैपेसिटी, मतलब जो पेड़ है जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वो नहीं ले पाएंगे, जिससे वातावरण के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से ग्रीन हाउस इफेक्ट और ज्यादा बढ़ जाएगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है ये आप लोग काफी समय से पढ़ते आ रहे हैं, बट फिर भी मैं एक रिमाइंडर के लिए आपको थोड़ा सा इसके बारे में और जानकारी दूंगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? जब सूरज की किरणें अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती हैं तो वो पृथ्वी पे टकरा के वापस रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। लेकिन जब एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ जाएगी तो वो जो सन रेज हैं वो अर्थ पे टकरा के वापस जाने की बजाय एटमॉस्फेयर में ही कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाएंगी। और कार्बन डाइऑक्साइड जब उसको एब्जॉर्ब कर लेगी हीट को, तो धरती के ऊपर यानी कि एटमॉस्फेयर के अंदर टेम्परेचर बढ़ जाएगा और ज्यादा गर्मी हो जाएगी। तो ये है हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट। और क्या प्रभाव पड़ते हैं डिफॉरेस्टेशन के? तो एक और प्रभाव मैं आपको बताता हूं इसमें, वो है सोइल इरोजन, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। सोइल इरोजन, पेड़ जो रहते हैं उनकी जड़ें मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, लेकिन जब पेड़ नहीं होंगे तो मिट्टी की पकड़ काफी कमजोर हो जाएगी, जिससे मिट्टी पानी के साथ, हवा के साथ आसानी से एक जगह से दूसरी जगह बहकर चली जाएगी। तो इसको हम कहते हैं सोइल इरोजन। सोइल इरोजन होगा तो सॉइल की फर्टिलिटी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, खल्लास हो जाएगी। यानी कि जब ये फर्टिलिटी ऑफ सॉइल विल डिक्रीज, सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, तो फिर वहां पर हम कुछ उगा ही नहीं पाएंगे। कुछ उगा ही नहीं पाएंगे तो आप समझो फिर खाने पीने के लिए हमें मंगल ग्रह पे जाना पड़ेगा। फिर हम खेती मंगल पे करेंगे और वहां से सब्जियां यहाँ पे बेचने आया करेंगे। हो सकता है ऐसा? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। सो इट वाज जस्ट अ जोक। तो हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है इसको बचा के रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब हम बात करें, फॉरेस्ट कवर जो है भारत के अंदर वो बहुत जल्दी ही कम होता जा रहा है, क्योंकि उसको ह्यूमन एक्टिविटीज, हम लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं, काटते जा रहे हैं धड़ाधड़। दूसरा, जब हम इन पेड़ों को काटते जा रहे हैं, ये जो जंगल है ये साफ होते जा रहे हैं, इस कारण से जो जंगली जानवर है आप जैसे, वो कहां जाएंगे? फिर कहां जाएंगे वो जंगली जानवर? जब जानवरों से उनका घर छीन लिया जाएगा तो वो कहां जाएंगे? तो उनके घर छीनने की वजह से वो शहरों की तरफ अप्रोच करेंगे, यानी कि वो खाने और पानी की तलाश में शहरों में आएंगे। जब वो शहरों में आएंगे तो हमारे साथ उनका आमना सामना होगा, तो ऑब्वियसली हम बड़े जानवर हैं और वो बेचारे छोटे जानवर हैं, तो हम उनको मार देंगे। जैसे इसके बारे में आप बहुत सारे किस्से सुनते भी हैं कि एक तेंदुआ, एक भालू या एक हाथी जब वो जंगल से शहर की तरफ आया तो शहर के लोगों ने उसको घेर कर पीट पीट के मार डाला।
तो इस प्रकार से जंगली जानवर अपनी जान गंवा देते हैं। दूसरा ऐसा होता है कि जब वो जंगली जानवर शहर की तरफ, गांव की तरफ भागते हैं तो वो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स को, जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स है, गाय भैंसे भेड़ बकरियां, उनको खाते हैं, वो उठाकर ले जाते हैं, खाते हैं। तो इस प्रकार हमारे अंदर एक बैड रिलेशन क्रिएट हो जाता है, यानी कि उस जानवर से हम लोग बदला लेने के लिए जब भी उसको देखेंगे तो उसको मारने की कोशिश करेंगे। तो ये थे इम्पैक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन के इम्पैक्ट्स। अब हम करते हैं आगे हमारी बात, रेमेडीज फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन। फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? फॉरेस्ट को बचाने के लिए मैं तो कहूंगा, अगर इंसानों के ऊपर बैन लगा दिया जाए, जैसे कि कोरोना काल में हम लोग घर के अंदर बंद हैं, वैसे अगर हम घर में बंद हो जाएं तो पूरा एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट पूरा एकदम साफ स्वच्छ हो जाएगा। कोई जंगली जानवरों को डर नहीं रहेगा, कोई पेड़ नहीं कटेंगे, कोई पोल्यूशन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, हम लोग सबको घर के अंदर बंद तो नहीं रख सकते फॉरएवर, तो हमें बाहर तो कहीं ना कहीं निकलना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी हम बहुत सारे स्टेप्स हैं जिनको उठाकर हम एक कोशिश कर सकते हैं फॉरेस्ट को बचाने की। तो पहले हम देखते हैं क्या करें। सबसे पहले हमें पेड़ जो हैं उनको, जब हम ज्यादातर उसका उपयोग करते हैं वुड के जलाने के लिए, यानी कि जो हमारे जंगल के आजू बाजू रहने वाली कम्युनिटीज हैं वो इन पेड़ों को काटकर जलाने के लिए यूज करते हैं। अगर इन पेड़ों को जलाने की बजाय हम अल्टरनेटिव सोर्स ढूंढ लें, जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो मोदी जी ने गैस कनेक्शंस बहुत ज्यादा मुहैया करवाए हैं, मतलब हर एक घर गैस पहुंच चुका है ऑलमोस्ट। तो इससे क्या होगा, वुड का जो उपयोग है एज अ फ्यूल वो कम हो जाएगा और इससे फॉरेस्ट बचेगा। दूसरा, जब कभी भी हम डेवलपमेंट के लिए पेड़ काटते हैं, अब देखिए यहां पर डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट दोनों को साथ लेके चलना है हमको। हम अगर एनवायरनमेंट को बचाने जाएंगे तो हमारी एक्टिविटी रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी, हमारी डेवलपमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। अगर हम हमारी डेवलपमेंट इतनी ज्यादा करते रहेंगे तो फॉरेस्ट खत्म हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, डेवलपमेंट भी करनी है और फॉरेस्ट को भी बचाना है, दोनों को साथ साथ लेकर जाना है। अब दोनों साथ साथ कैसे जाएंगे, हाथ पकड़ के चलेंगे। कैसे चलेंगे हाथ पकड़ के, मैं बताता हूं अभी आपको। शहर बड़े हो रहे हैं क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो शहर बड़े करने पड़ेंगे, लोगों के बसने के लिए वहां पे हमें पेड़ काट के लोगों को वहां पे सेटल करना पड़ेगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अगर हम किसी पर्टिकुलर जगह पर पेड़ काटते हैं तो उसी स्पीशीज के और पेड़ हम दूसरी जगह पर लगा दें, जिससे क्या होगा कि पेड़ों की गिनती में कमी नहीं आएगी। खासकर जो बैरन लैंड रहता है हमारा, बैरन लैंड, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की कोशिश करनी चाहिए। उससे क्या होगा, बैरन लैंड के ऊपर जब पेड़ लगेंगे, एक तो वो खाली पड़ी है जमीन, वो यूटिलाइज हो जाएगी। दूसरा, वो बैरन लैंड जो है वो फर्टाइल हो जाएगा, वो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ये काम हम कर सकते हैं। तीसरा, जो हम पेड़ हैं हमारे जो पूरी तरीके से बड़े नहीं हुए हैं, उन पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। छोटे पेड़ जो हैं उनको हमें नहीं काटना चाहिए। बड़े पेड़ हैं उसके आप कुछ पार्ट्स को अगर काट लोगे तो दैट विल नॉट मेक मच डिफरेंस। लेकिन अगर आप छोटे पेड़ों को काटोगे तो वो बेचारे तो अभी उगे ही नहीं है, तो उनको काट के हम ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। दूसरा, हम देखते हैं क्या लिखा है इसके अंदर कि फॉरेस्ट जो है उनसे हमें रॉ मटेरियल मिलता है। तो जो इंडस्ट्रीज हैं हमारी, जो ऐसी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज हैं जिनको रॉ मटेरियल फॉरेस्ट से मिलता है, यानी कि जैसे कि लकड़ी की फैक्ट्रीज हैं जो लकड़ी से बनी हुई चीजों पे चलती हैं, या फर्नीचर इंडस्ट्री है, इन इंडस्ट्री को अफॉरेस्टेशन के लिए बढ़ावा देना चाहिए। अफॉरेस्टेशन मतलब ज्यादा पेड़ लगाने के लिए। अब एक तो उनको पेड़ों की जरूरत है, यानी कि उनका बिजनेस ही पेड़ों से चलता है, और अगर उन पेड़ों को वो काटते जा रहे हैं तो उनके बिजनेस पे डायरेक्ट असर पड़ेगा। तो उन कंपनीज को हमें कंपेल करना चाहिए, समझाना चाहिए कि आप अगर 100 पेड़ काटते हो तो उसकी जगह 200 पेड़ लगाओ। इससे पेड़ों की कमी नहीं होगी, उनको बिजनेस में भी फायदा होगा, और जैसे कुछ ही सालों में वो पेड़ बड़े होकर फिर से पुराने पेड़ों की जगह ले लेंगे। फॉरेस्ट कवर को हमें बचाना चाहिए। इससे इको टूरिज्म के स्लोगन के अंडर में, इको टूरिज्म मतलब कि जो टूरिस्ट भारत में आते हैं देखने के लिए, तो अगर हमारा भारत हरा भरा सुंदर दिखेगा तो हम इसको इको टूरिज्म के हिसाब से भी लोगों को यहाँ पे देखने के लिए बुला सकते हैं। तो हमें
पेड़ों को कुल मिला के काटना नहीं चाहिए किसी भी कंडीशन पे। इसके साथ साथ हम पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी चला सकते हैं पब्लिक को अवेयर करने के लिए। जैसे कि आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं और ये कोई नई बात नहीं है आपके लिए कि आज ही आप पढ़ रहे हो, इस चैप्टर को आप कई बार पढ़ चुके हैं जूनियर क्लासेस के अंदर भी, लेकिन हम जागरूक हुए कि नहीं ये देखने वाली बात है। तो ऐसे ही पब्लिक को जागरूक करने के लिए हम इन चैप्टर्स को, ऐसी जो चीजें हैं, इनको ज्यादा से ज्यादा पब्लिक के बीच में पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद स्कूल कॉलेजेस की जो किताबें हैं, सिलेबस है, उसके अंदर भी इनके बारे में हमें शामिल करनी चाहिए जानकारी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको पढ़ें, बच्चे इसको पढ़ें, समझें और अपने बड़ों को भी इसको समझाने की कोशिश करें। इसके अलावा सोशल फॉरेस्ट्री एंड एग्रो फॉरेस्ट्री शुड बी डेवलप्ड इंटेंसिवली बाय टेकिंग प्लान्ड स्टेप फॉर द नेसेसिटी ऑफ फोडर एंड फायरवुड। यानी कि जो फोडर है हमारा, इनकी गाय भैंसों का चारा, अब चारा जो है जंगलों को काट काट कर, जंगलों में से लोग पेड़ों को, घास को खिला देते हैं जानवरों को, जिससे वो लैंड बैरन हो जाता है। तो उसके लिए भी हमें अल्टरनेटिव स्टेप उठाना चाहिए कि उसको हम ऐसे इस प्रकार से यूज करें उस रिसोर्स को कि वो खराब भी ना हो और लोगों को चारा, यानी कि गाय भैंसे जो चारा खाती हैं वो भी उनको मिल जाए। इसके साथ साथ फायरवुड अगर जो लोग हैं जो फायरवुड का यूज करते हैं, आज भी जो जलाकर लकड़ी को खाना बनाते हैं, उन लोगों को लकड़ी भी मिले लेकिन फॉरेस्ट को नुकसान भी ना हो, इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए कि उन लोगों को लकड़ी नहीं लेंगे वो लोग तो फिर खाना कैसे खाएंगे, वो बेचारे खाना नहीं पका पाएंगे। क्योंकि ऐसी जगह हैं आज भी जहां पर जो गैस है जो प्रॉपर्ली नहीं मुहैया होती है, जहां पर गैस नहीं मिल पाती है। तो इन जगहों पे भले वो लोग लकड़ी का यूज कर रहे हैं जलाने के लिए, लेकिन प्लानिंग होनी चाहिए प्रॉपर कि जिससे ज्यादा नुकसान ना हो फॉरेस्ट को। आगे देखते हैं हम, फॉरेस्ट जो है वो हमारे रिसोर्सेज हैं, तो इसका यूज हमें स्पेरिंगली करना चाहिए। स्पेरिंगली का मतलब बहुत ही कम मात्रा में करना चाहिए, जब जरूरी हो तभी हम इसका उपयोग करें, अदरवाइज इसका उपयोग हम ना करें। इसके अलावा जो पेड़ हैं वो जो हेल्दी ट्रीज हैं उनको हमें रहने देना चाहिए, और जो इन्फेक्टेड ट्रीज हैं, यानी कि जो खराब हैं, ठूठे पेड़ हैं, उनको काटकर उनकी जगह पर दूसरे पेड़ भी हम लगा सकते हैं। तो इसके अलावा हम लोग और क्या कर सकते हैं, फॉरेस्ट फायर को रोकना बहुत जरूरी है। फॉरेस्ट फायर, जब जंगल में एक बार फायर शुरू हो जाती है तो सैकड़ों एकड़ एरिया को लेकर फॉरेस्ट को खराब कर देती है। तो हमें खासकर ध्यान रखना होगा फॉरेस्ट फायर का। फॉरेस्ट फायर के लिए हम प्रॉपर अगर वहाँ पे गश्त, यानी कि जो वहाँ पे पेट्रोलिंग करते रहें, तो हमें पता लगता रहेगा कि वहाँ पर फॉरेस्ट फायर है कि नहीं, और अगर कभी फॉरेस्ट फायर होती भी है तो पेट्रोलिंग के दौरान हम उसको जल्दी आइडेंटिफाई कर लेंगे, और जल्दी आइडेंटिफाई होने से हम उसको जल्दी रोक भी काबू में भी कर सकते हैं। अब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गए हैं, यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन के साधन हैं वो बहुत बढ़ गए हैं। लोगों के पास गाड़ियां हैं, बसेज में भी लोग सफर करते हैं, ट्रेनें जाने लगी हैं, एरोप्लेन जाने लगे हैं, यानी कि बहुत ज्यादा साधन हो गए हैं। हर एक घर में गाड़ी हो गई है। एक समय था जब लोग ज्यादातर बसों से, ट्रकों से सफर करते थे, आज तो हर एक घर में एक गाड़ी है। अब इनके द्वारा लोग जो है वो पिलग्रिमेज प्लेसेस पे खासकर यात्राएं ऑर्गेनाइज की जाती हैं, अमरनाथ यात्रा, कैलाश यात्रा। तो इन यात्राओं पे सैकड़ों, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग जाते हैं। जब वो लोग जाते हैं तो ये यात्राएं जंगल में से होती हुई गुजरती हैं। लोग वहीं पर अपनी डेली एक्टिविटीज करते हैं, वहीं पर खाना खा के कचरा फेंक देते हैं और उस एरिया को पोल्यूट कर देते हैं। तो इस प्रकार जंगल जो है वो पोल्यूटेड होता है। अब हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम कभी ऐसी जगह पर जाते भी हैं तो कचरा और जो भी चीजें हैं उसको हमें प्रॉपर्ली डस्टबिन में करना चाहिए डिफ्यूज, या फिर उसको हम अपने हिसाब से अपने पास ही रखें और प्रॉपर जगह जहां पर मिले हमको गार्बेज डंप करने की वहीं पर फेंकें। तो इससे जंगल खराब नहीं होंगे। और एरिया जो है, जंगल को मार्किंग करनी चाहिए जंगल के अंदर कि ये पर्टिकुलर एरिया, इतना एरिया जंगली जानवरों के लिए है, इतना एरिया सिर्फ फायरवुड काटने के लिए है। तो मतलब अलग अलग तरीके से हम देख सकते हैं कि भाई मतलब जो जंगल को बाइफरकेट कर दे, उसको डिवाइड कर दे अलग अलग पार्ट में, जिससे हर एक एरिया में लोग उसको नुकसान ना पहुंचाएं, सिर्फ पर्टिकुलर जगह पर जाके उसको नुकसान पहुंचाया जाए। ये कोशिश हमको करनी चाहिए। आगे देखते हैं। अभी अगला हमारा टॉपिक है वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी। अब वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी,
अब भारत जो है इसकी फिजियोग्राफी बहुत ही डिफरेंट तरह की है। जैसे कि मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में पढ़ाया है कि भारत के अंदर हिमालयाज यानी कि माउंटेनस रीजन है, फिर भारत के अंदर प्लेन रीजन भी है, प्लेन्स ऑफ द नॉर्थ, फिर कोस्टल रीजन, कोस्टल प्लेन्स जिसको हम बोलते हैं, फिर प्लेटू है, डेक्कन प्लेटू एंड मालवा प्लेटू, फिर डेजर्ट एरिया है, फिर आइलैंड्स भी हैं। तो इन सब के कारण भारत की फिजियोग्राफी अलग होने की वजह से यहाँ पर जो प्राणी पाए जाते हैं, जंगली जानवर पाए जाते हैं, वो भी भिन्न भिन्न तरह के पाए जाते हैं। इसके अलावा भारत में क्लाइमेट भी अलग अलग है। आप जानते हैं कि जब कश्मीर के अंदर बर्फ पड़ रही होती है, नॉर्थ इंडिया में ठंड होती है, तो वहीं साउथ इंडिया में काफ़ी गर्मी होती है, मॉडरेट मौसम होता है। जब हमारे यहाँ गर्मी होती है तो साउथ इंडिया में बारिश हो रही होती है। तो यानी कि इस कारण से भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग तरह के जानवर पाए जाते हैं। पूरी दुनिया में लगभग 15 लाख तरह के स्पीशीज के जानवर पाए जाते हैं, जिसमें एनिमल्स और बर्ड्स आते हैं। इसमें से 81,251 स्पीशीज सिर्फ और सिर्फ भारत में पाई जाती हैं। भारत दुनिया में 12वें नंबर पर आता है इन टर्म्स ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ के हिसाब से अगर देखें तो भारत का 12वां नंबर आता है पूरी दुनिया के अंदर। तरह तरह के जानवर भारत में पाए जाते हैं, जिसमें से कुछ जानवर ऐसे हैं जो सिर्फ ही भारत में पाए जाते हैं। जिसमें हम एग्जांपल अगर लें तो लायन की बात करें तो लायन जो है पूरे एशिया में और कहीं नहीं मिलता है, तो सिर्फ भारत के अंदर गुजरात में गिर फॉरेस्ट में पाया जाता है। आगे हम देखते हैं वाइल्ड लाइफ ऑन एक्सटिंक्शन। अब वाइल्ड लाइफ के अंदर बहुत सारे जानवर आते हैं, वो तो आपको पता है। अब वाइल्ड लाइफ ऑन एक्सटिंक्शन यानी कि वाइल्ड लाइफ जो है एक्सटिंक्ट होने की कगार पे भी है। एक्सटिंक्ट होने का मतलब खत्म होने की कगार पे। बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर पहुंचते जा रहे हैं, यानी कि जिनकी जो गिनती है वो धीरे धीरे इतनी गिरती जा रही है कि एक दिन आएगा जब ये बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। तो उन जानवरों को हम बोलते हैं एक्सटिंक्ट। आज की बात करें कि बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो खत्म हो चुके हैं। एक्सटिंक्ट मतलब जो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। और एक स्पीशीज आती है एंडेंजर्ड स्पीशीज। एंडेंजर्ड का मतलब होता है जो खत्म होने वाले हैं, जो डेंजर में है, जो धीरे धीरे अगर उनको संभाला नहीं गया तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो ये है हमारे तरह तरह के जानवर। किस प्रकार से ये एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं या एंडेंजर्ड है, ये सब चीजें हमें पता लगती रहती हैं। हमारी जो बुक्स के अंदर हमने अब तक पढ़ा, देखा कि बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो खत्म हो चुके हैं धरती से, और बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो खत्म होने की कगार पर भी हैं। अब हम बात करते हैं एक्सटिंक्ट जानवरों की और एंडेंजर्ड जानवरों की। अब एंडेंजर्ड एनिमल्स की बात करें तो एंडेंजर्ड एनिमल्स में हम नाम ले सकते हैं टाइगर का, लायन का भी, इवन बहुत सारे दूसरे जानवर इसमें हम शामिल कर सकते हैं। टाइगर जो कि हमारा एक नेशनल एनिमल है, अगर हम देखने जाएं तो टाइगर की संख्या भारत के अंदर बहुत ही कम है। अब धीरे धीरे इनका शिकार हो रहा था, पहले शिकार की वजह से ये धीरे धीरे खत्म होने की कगार पे थे। लेकिन फिर हमारी सरकार ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलाए, जो कि आप 9th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 18 वाइल्ड लाइफ में पढ़ के आए हो, कि प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया, प्रोजेक्ट लायन चलाया गया, और इस प्रकार से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलाए गए जिनके द्वारा इन जानवरों को बचाने की कोशिश की जा रही है। तो एक्सटिंक्ट जो जानवर हो गए हैं उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते। एक्सटिंक्ट मतलब जो बिल्कुल समाप्त हो चुके हैं, बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, ऐसे जानवरों का हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो बाकी जानवर हैं जो एंडेंजर्ड हैं, जो खत्म होने वाले हैं, यानी कि जो एक्सटिंक्ट होने की कगार पे हैं, उनको बचाने के लिए बहुत सारे जो प्लान्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, वो चलाए गए। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, प्रोजेक्ट रीनो, इस तरह से बहुत सारे जानवरों को बचाने के लिए कोशिश की जा रही है। अब इसके बाद हम देखते हैं रीजंस फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। अब वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रक्ट क्यों हो रही है भाई? क्या कारण है कि वाइल्ड लाइफ खत्म होती जा रही है? वाइल्ड लाइफ खत्म होने का कारण क्या है? पहला हम देखते हैं कि ह्यूमन इंटरफेरेंस, हमारे इंटरफेरेंस के द्वारा हम लोग जंगली जानवरों के जीवन में इतना ज्यादा मतलब इंटरफेरेंस कर रहे हैं कि वो डिस्टर्ब हो रहे हैं और वो खत्म होते जा रहे हैं। अब हम किस प्रकार, जैसे हम जंगल काटते जा रहे हैं, जंगलों के अंदर से रोड बन चुके हैं, रोड पे जब गाड़ियां जाती हैं बहुत सारे जानवर उसके नीचे आके मार जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। दूसरा, पेड़ों को काटने से एक इम्बैलेंस बन गया है, जिस कारण से काफी नुकसान हो रहा है जंगली जानवरों को, पेड़ों के कटने से, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। आगे हम देखें तो बताते हैं हंटिंग द एनिमल्स, एनिमल्स के शिकार के कारण, उनके
खाल, उनकी जो स्किन रहती है वो, उनके पंजे, उनके दांत, उनके अलग अलग बॉडी पार्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट में बेचा जाता है, जिस कारण से उनका बहुत ज़्यादा शिकार हो रहा है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है फॉरेस्ट का, यानी कि हम लोग मिनरल्स और रिसोर्सेज पाने के चक्कर में पेड़ों को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, जैसे कि हम लोग वहाँ पे रोड बनाते जा रहे हैं ताकि हम डिस्टेंस कवर कर सकें, छोटा डिस्टेंस कवर कर सकें, और इससे हमारा ट्रांसपोर्टेशन जो है वो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो जंगल के अंदर से रोड बनाई गई है, तो इससे उनके जीवन में इंटरफ्रेंस पैदा हो रहा है। दूसरा, हम लोग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, बड़े बड़े डैम्स बना रहे हैं, जिससे हजारों एकड़, सैकड़ों एकड़ जो फॉरेस्ट है वो काटा जा रहा है और जंगली जानवरों को डिस्प्लेस होना पड़ रहा है एक जगह से दूसरी जगह। फिर माइनिंग की जाती है, मिनरल्स को निकाला जाता है, फिर नई सेटलमेंट्स, नए बस्तियां बसाई जाती हैं शहरों से बाहर। तो इस प्रकार से वाइल्ड एनिमल्स को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। इसके अलावा फॉरेस्ट लैंड्स जो हैं वहाँ पे घास, यानी कि जो ग्रास है, ग्रेजिंग के लिए लोग उस पर कब्जा करते जा रहे हैं, लोग उसको फ्यूल के तौर पे यूज़ करने के लिए पेड़ों को काटते जा रहे हैं। फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारी स्पीशीज हैं बर्ड्स और एनिमल्स की, लेकिन धीरे धीरे वो खत्म हो रही है, क्योंकि पेड़ कटेंगे तो बर्ड्स जो हैं वो अपने पेड़ों के ऊपर ही अपना घोंसला बनाते हैं। अब उनके घोंसले जो हैं, जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो घोंसला कहाँ बनाएंगे, इससे उनके नंबर में काफ़ी गिरावट आ रही है। आगे है, अब उनके जब घर उनसे छिन रहे हैं तो इससे वो बस्तियों की तरफ, इंसानी बस्तियों की तरफ दौड़ते हैं, और जब वो इंसानी बस्तियों की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि उनका इंसानों से बार बार सामना होता है, और जब सामना होता है तो वो मारे जाते हैं, उनको नुकसान झेलना पड़ता है। इसके अलावा मेडिसिन के लिए, परफ्यूम बनाने के लिए जानवरों का शिकार किया जाता है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इससे उनकी गिनती काफी कम होती जा रही है। आगे हम देखें तो कुछ वाइल्ड एनिमल्स के बारे में जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। रेड पांडा की बात करें, रेड पांडा जो कि ईस्टर्न हिमालय में पाया जाता है, उसका जो खाना है बैम्बू, स्प्राउट्स, एग्स, स्मॉल बर्ड्स एटसेट्रा, वो दिन के समय काफी लेस एक्टिव रहता है और रात को वो ज्यादा एक्टिव रहता है। ये सिर्फ चाइना, नेपाल, भूटान और म्यांमार में पाया जाता है। अब ये एंडेंजर्ड स्पीशीज में है, बहुत कम पांडा ये पाया जाता है, और धीरे धीरे अगर इसको संभाला नहीं गया तो ये एक दिन खत्म हो जाएगा। अगला हमारा टॉपिक है मेजर्स ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए हम क्या मेजर्स, यानी कि क्या कदम उठाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फॉरेस्ट के प्रति जो हमारा नजरिया वो उनको बदलना होगा। यानी कि फॉरेस्ट हमारे लिए सिर्फ एक रिसोर्स नहीं है, वो हमारे लिए जीने का आधार है। अगर फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे। तो उनको हम एक अनलिमिटेड इनकम के सोर्स की तरह ना देखकर उनको हम एक एनिमल्स का घर है ये भी सोचे, अगर उसको इसके बारे में भी अगर हम समझे तो ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी होगा। उसको हम ये समझें कि वो जानवरों का घर भी है, तो इससे हमें काफी मदद मिलेगी जंगल को बचाने में। दूसरा, मेजर्स ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ में दूसरा हमारा पॉइंट है मेंटेन द बैलेंस ऑफ नंबर बिटवीन हर्बीवोरस एंड द कार्निवोरस इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के अंदर जो हर्बीवोरस और कार्निवोरस एनिमल हैं उनके नंबर के बीच में भी बैलेंस होना बहुत ही जरूरी है। यानी कि जितने हर्बीवोरस हैं, कार्निवोरस, इनका अगर बैलेंस नहीं रहेगा, यानी कि एक की संख्या बढ़ जाएगी और दूसरों की कम हो जाएगी, तो इसका सीधा सीधा इफेक्ट दूसरों पे पड़ेगा, यानी पूरी फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी। इस कारण से हमें उसका भी ध्यान रखना होगा कि इनके बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। आगे, हंटिंग को रोकने के लिए बहुत जरूरी स्टेप उठाने की जरूरत है। जो भी आदमी जंगल के अंदर शिकार करते हैं उनको हैवी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। इसके अलावा एनिमल्स को डिस्टर्ब ना किया जाए ड्यूरिंग द ब्रीडिंग पीरियड। जब वो बच्चों को जन्म देते हैं उस समय उनको डिस्टर्ब ना किया जाए, जिससे उनके बच्चे जो है हेल्दी पैदा हों और वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में बढ़ सकें। तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा सरकार को फॉरेस्ट जो है उसके अंदर गैदरिंग्स जो करते हैं वो लोग, यानी कि बहुत सारे फंक्शंस वगैरह छोटे मोटे होते हैं जिसके लिए पेड़ों को काट दिया जाता है, उसको रोकना चाहिए। इवन टूरिज्म जो है वो जंगलों के आजू बाजू के एरियाज में बढ़ाना चाहिए, लेकिन पूरे सिस्टमेटिक तरीके से। सिंपली वहां पर टूरिस्ट आके जंगल को खराब करके जाएंगे तो इससे तो जंगल डिस्टर्ब होगा, नष्ट हो जाएगा, वो नहीं करना चाहिए। लेकिन एक प्रॉपर वे में सब कुछ सेटलमेंट करना चाहिए ताकि फॉरेस्ट जो है वो और ज्यादा डेवलप हो सके। इसके अलावा
लोगों को सोसाइटी में यानी कि जो पब्लिक है उसको अवेयर करने के लिए भी प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने चाहिए। जैसे कि स्ट्रीट प्लेस किए जाते हैं, गलियों के अंदर नाटक किए जाते हैं, वो नाटक वगैरह करके लोगों को इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने की कोशिश करनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन फोर्स एक्टिव है, इनएक्टिव है, तो उसको ज्यादा से ज्यादा एक्टिव करने की कोशिश करनी चाहिए। यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि ऐसी फोर्स जो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करती है, यानी कि जो फॉरेस्ट रेंजर्स वगैरह होते हैं वो जगह जगह पर तैनात होने चाहिए, ताकि जंगल में होने वाली हर एक एक्टिविटी का जो है ब्यौरा रखा जा सके। आगे हम देखते हैं, हमारा टॉपिक है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन स्कीम्स। अब भारत सरकार के द्वारा बहुत सारी स्कीम्स चलाई गई हैं जिसमें वाइल्ड लाइफ को बचाने की कोशिश की गई है, यानी कि जानवरों को बचाने की कोशिश की गई है। जिसमें पहला टॉपिक हमारा है टाइगर प्रोजेक्ट, जो कि हमारा नेशनल एनिमल है टाइगर। लगभग माना जाता है कि बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी भारत में लगभग 40,000 टाइगर्स थे। कैन यू इमेजिन 40,000 टाइगर्स। लेकिन इनकी बहुत ज्यादा हंटिंग की गई, बहुत ज्यादा शिकार किया गया, इनका इलीगल तौर पे शिकार किया गया। इस कारण से इनकी गिनती घटकर सैकड़ों में रह गई। फिर 1973 के अंदर एक प्रोजेक्ट चलाया गया जिसको कहा गया सेव टाइगर प्रोजेक्ट। इसके अंतर्गत टाइगर्स के शिकार पे बैन किया गया और नेशनल पार्क्स एटसेट्रा बहुत सारी चीजें बनाई गई जहां पर ये जानवर जो है वो प्रिजर्व्ड रह सकते हैं, प्रोटेक्टेड रह सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक है प्रोजेक्ट एलिफेंट। एलिफेंट के बारे में, अब ये प्रोजेक्ट है जो 1992 में चलाया गया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो एलिफेंट्स की घटती संख्या को बढ़ाना है। अब एलिफेंट्स जो है उनके लिए नेचुरल हैबिटेट यानी कि जहां पर वो रहते हैं वो नेचुरल एरिया वैसे का वैसे मेंटेन रहे। वो एक जगह से दूसरी जगह जब माइग्रेट करते हैं तब भी उनको कोई तकलीफ ना हो। उनकी हंटिंग जो थी इलीगल, उस पर बैन लगाया गया। फिर कुछ लोग हाथियों को अपने पास पालते हैं और उनका उपयोग करते हैं। जो शहरों गांव में लोगों को हाथी दिखाकर वो लोग पैसा कमाते हैं, जो बाबा लोग होते हैं। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया गया और जो उनके साथ जो भी दुर्व्यवहार होता था उसको रोककर उनको प्रोटेक्ट करके उनकी संख्या बढ़ाने की कोशिश की गई है। राइनो प्रोजेक्ट है हमारा अगला टॉपिक। राइनो प्रोजेक्ट जो कि वन हॉर्न रीनो, वो भारत के अंदर जो राइनो मिलता है ना, एक सींग वाला गैंडा जिसको हम बोलते हैं, उसको बचाने के लिए चलाया गया था। ज्यादातर भारत में जो गैंडे हैं, रीनोस हैं, वो असम के अंदर पाए जाते हैं और इनका जो नंबर है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो इसको बचाने के लिए भी ये प्रोजेक्ट चलाया गया है। अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेटेजी ऑफ राइनो विजन 2020 एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ राइनोज इज टारगेटेड एट 3000। भारत के अंदर अगर हम बात करें तो 2020 मिशन के अंतर्गत हम सिर्फ कोशिश कर रहे हैं कि इनकी गिनती 3000 पहुंच जाए। यानी कि आप समझ सकते हैं कि भारत के अंदर 3000 राइनोज भी नहीं है। आगे हम देखते हैं प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल के बारे में। क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट जो कि 1970 में चलाया गया था फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल्स को बचाने के लिए। अब इसके अंदर जरूरी कदम उठाए गए, इनके हंटिंग पे बैन की लगाया गया और इनकी गिनती भी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। वल्चर प्रोजेक्ट जो है, वल्चर आप जानते हैं जिसको हम हिंदी में गिद्ध कहते हैं। वल्चर जिसको हम हिंदी में गिद्ध कहते हैं, वल्चर्स को बचाने के लिए, वल्चर्स जो हैं उनको नेचुरल क्लीनर्स भी कहा जाता है। वो नेचुरल क्लीनर्स है क्योंकि डेड बॉडीज को खाकर वो एटमॉस्फेयर को क्लीन करने का काम करते हैं। तो ये जो नेचुरल क्लीनर्स हैं इनको बचाने के लिए कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा। लगभग कहा जाता है कि भारत के अंदर 9 सब स्पीशीज ऑफ वल्चर आर फाउंड इन इंडिया। 9 सब स्पीशीज भारत में पाई जाती हैं, लेकिन इनका नंबर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब इनका नंबर कम होने का कारण मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे एनिमल्स हैं, जो हमारे दूध देने वाले जानवर हैं, जब वो बीमार हो जाते हैं तो उनको दवाई के रूप में डाइक्लोफेनेक नामक एक ड्रग्स दी जाती है, दवाई दी जाती है डाइक्लोफेनेक, और उसके यूज से जो उनका जो बॉडी है, जो मीट रहता है, वो दूषित हो जाता है और जब उनको मरने के बाद फेंका जाता है तो ये गिद्ध उनको खाते हैं और इनका जो दूषित मांस है उनकी बॉडी में जाता है और वो भी मर जाते हैं। तो इस प्रकार से ये खत्म होते जा रहे हैं, तो इनको बचाने के लिए भी कोशिश की जा रही है। स्नो लेपर्ड की बात करें, स्नो लेपर्ड के बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया गया है। स्नो लेपर्ड ज्यादातर 3000 मीटर से ऊंचाई वाले एरियाज में पाया जाता है, हिमालयाज पे।
ये प्रोजेक्ट 2000 के अंदर चालू किया गया था, ईयर 2000। और इसका जो काम था इस प्रोजेक्ट का वो यही था कि लोकल लोगों को जो अवेयर करना इस जानवर को बचाने के बारे में, कि लोग जो इसका शिकार कर रहे थे, जब भी इसको देखते थे मार देते थे वो, तो इसको बचाने के लिए लोगों को अवेयर किया गया है। ये इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया गया है। अब हम चल रहे हैं हमारे ऑलमोस्ट एंड ऑफ द चैप्टर की तरफ, जिसमें हम पढ़ेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम्स के अंदर ये ज्यादातर पूछा जाता है, तो आप कृपया ध्यान से सुनिएगा इस टॉपिक को। ये आपका टॉपिक है सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड बायो रिजर्व्स। अब कभी कभी आपके एग्जाम में इन तीनों के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है, कभी कभी दो के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है, कभी एक के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो ये है क्या, इसके बारे में हम देखते हैं। तो सेंचुरी के बारे में पढ़ेंगे पहले। सेंचुरी क्या है? सेंचुरी के अंदर ह्यूमन एक्टिविटीज परमिट होती हैं, यानी कि इंसान वहां पर जाकर मतलब अपनी एक्टिविटीज कर सकता है, लेकिन लिमिट के अंदर उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, यानी कि टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। दूसरा, डोमेस्टिक एनिमल्स जो रहते हैं, हमारे पालतू जानवर हैं, इनको सेंचुरीज के अंदर चराया जा सकता है, लेकिन अथॉरिटी से परमिशन लेकर, बिना परमिशन के नहीं। तीसरा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो बनाई जाती है कुछ पर्टिकुलर स्पीशीज को बचाने के लिए। इसको गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है और गवर्नमेंट के द्वारा परमिशन के द्वारा ही इसको बनाया जाता है। कुछ सेंचुरीज के नाम मैं बता रहा हूं, पेरियार, चंद्रप्रभा एटसेट्रा आर द फेमस सेंचुरीज। यानी कि सेंचुरीज वो जगह जहां पर ह्यूमन एक्टिविटीज परमिटेड है, आप जानवरों को चराने के लिए ले जा सकते हो बट परमिशन के साथ। दूसरा है हमारा नेशनल पार्क। नेशनल पार्क जो है वो सेंचुरीज से ज्यादा प्रोटेक्टेड होते हैं, यानी कि सेंचुरीज के अंदर जैसे इंसानों का आना जाना है अलाउड, तो मतलब वो छुप के या किसी भी तरीके से वो थोड़ा बहुत तो घपला कर सकते हैं, गड़बड़ कर सकते हैं जंगल के अंदर, लेकिन नेशनल पार्क जो है वहां पर ज्यादा प्रोटेक्टेड जोन इसको कहा गया है। यहाँ पर एक से ज्यादा इकोसिस्टम होता है। इकोसिस्टम का मतलब बहुत बड़ी जगह पर ये फैला होता है, यानी कि छोटी जगह पर नहीं, ये बहुत बड़े एरिया में फैला होता है, तो यहाँ पर ज्यादा इकोसिस्टम इंक्लूडेड होते हैं। यहाँ पर एनिमल ग्रेजिंग और हंटिंग के ऊपर टोटल बैन होता है, यहाँ पर कोई भी शिकार नहीं करेगा और ना ही यहाँ पर ग्रेजिंग अलाउड है। ये जो है इट इज नॉट सेंटर्ड अराउंड वन स्पीशीज, इट इज इन एज इट इज सेंचुरी के अंदर जो होता है पर्टिकुलर स्पीशीज को बचाने की कोशिश की जाती है, लेकिन नेशनल पार्क के अंदर एक स्पीशीज को बचाने की कोशिश नहीं की जाती है, ये वाइल्डली ज्यादा स्पीशीज को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेंचुरी में पर्टिकुलर कुछ स्पीशीज या पर्टिकुलर एक स्पीशीज को बचाने की कोशिश की जाती है। इट इज एस्टैब्लिश्ड थ्रू द कोऑर्डिनेशन ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की साठगांठ से बनाया जाता है। इसके एग्जांपल काजीरंगा, कॉर्बेट, वेलावदर, मरीन नेशनल पार्क, गिर, दाचीगाम एटसेट्रा, ये कुछ नेशनल पार्क्स हैं हमारे। अगला टॉपिक है हमारा बायो रिजर्व जोन्स। बायो रिजर्व्स ये जो है ये इंटरनेशनल कंडीशंस के आधार पे बनाए जाते हैं, इंटरनेशनल कंडीशंस के आधार पे। इसका जो पर्पस है वो है पर्टिकुलर रीजन को उसके नेचुरल और कल्चरल वे में बचा के रखना, यानी कि जैसा था वैसा ही रखना, इसके अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं, जो नेचुरल जो सीनरी है, सिनेरियो है, वो वैसे का वैसा ही रहे, ये इसका उद्देश्य रहता है। यहां पर सिर्फ पेड़ पौधे, जंगली जानवर, इसी को नहीं बचाया जाता, यहाँ पे ट्राइबल लोग जो रहते हैं, जो जंगल के अंदर रहने वाले लोग हैं, उनको भी प्रोटेक्ट किया जाता है। यानी कि जो हमारे आदिवासी लोग हैं, जो हमारे देश की शान है, जो हमारा कल्चर है प्राचीन, उसको भी बायो रिजर्व्स के अंदर प्रोटेक्ट किया जाता है। इसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट बनाए जाते हैं यहाँ पर रिसर्च और ट्रेनिंग के लिए। रिसर्च और ट्रेनिंग के लिए भी बायो रिजर्व्स में प्रावधान रहता है। इन सच प्रोक्लेम्ड एरिया और एक्सटर्नल ह्यूमन मूवमेंट्स आर टोटली रिस्ट्रिक्टेड। इनके अंदर ह्यूमन मूवमेंट टोटली रिस्ट्रिक्टेड होता है, इंसान इसके अंदर जा ही नहीं सकता है। ये जो एरिया रहता है ये लगभग 5000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा एरिया रहता है, यानी कि बायो रिजर्व का एरिया होता है मोर देन 5000 स्क्वायर किलोमीटर्स। नीलगिरी, गल्फ ऑफ मन्नार, ग्रेट निकोबार, सुंदरबन, पंचमढ़ी एटसेट्रा, दीज आर सम इंपॉर्टेंट बायो रिजर्व्स ऑफ द नेशन। रण ऑफ कच्छ जो हमारा है, हम गुजरात की बात करते हैं, कच्छ की, जहां पर हम लोग रहते हैं, तो रण ऑफ कच्छ जो है वो बायो रिजर्व घोषित किया गया है 2008 के अंदर, 2008 के अंदर यहां पर भी बायो रिजर्व घोषित किया गया है। अब बात करें भारत के अंदर जो टोटल बायो रिजर्व जोन्स हैं वो 18 हैं। भारत के अंदर 18 बायो रिजर्व्स हैं और गुजरात में 1 है।
नेशनल पार्क पूरे भारत के अंदर 103 है और गुजरात के अंदर 4 नेशनल पार्क हैं। 531 सेंचुरीज आर देयर इन इंडिया। भारत के अंदर 531 सेंचुरीज हैं और गुजरात के अंदर सिर्फ 23 सेंचुरीज हैं। तो अभी तक हमने देखा कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं उनसे पेड़ पौधों को कितना नुकसान पहुंच रहा है। मतलब वी आर डिस्ट्रॉइंग द एनवायरनमेंट एट अ वेरी लार्ज स्केल एंड एट अ वेरी फास्ट रेट। अब इतनी तेजी से हम एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाएंगे तो बिलीव मी वेरी सून हम पेड़ों को सिर्फ पिक्चर्स के अंदर, फोटोज के अंदर ही देख पाएंगे, पेड़ खत्म हो जाएंगे। तो पेड़ों को हम जो नुकसान पहुंचा रहे हैं उससे पूरे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच रहा है, जिसके अंदर एनिमल्स भी आ जाते हैं। वाइल्ड एनिमल्स जो कि हमारी शान है। आप इमेजिन करिए एक दिन आप सुबह उठो, आपको एक भी जानवर नहीं दिखे अड़ोस पड़ोस, एक भी पशु पक्षी ना दिखे, एक भी पेड़ पौधा ना दिखे, तो आप समझो क्या हाल होगा हमारा। तो लाइफ विल नॉट बी एज इट इज नाउ। लाइफ बचेगी नहीं इस धरती के ऊपर। इट इज ब्लू प्लेनेट। तो इन एनिमल्स को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। इन एनिमल्स को बचाने के लिए सबसे पहले हमें पेड़ पौधों को, फॉरेस्ट को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। फॉरेस्ट का जो हम डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन, उसको रोकना होगा। इसके करने के कुछ तरीके मैंने आपको बताए हैं। ऐसा कैसे कर सकते हैं हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं, सिलेबस में शामिल कर सकते हैं इन चीज़ों को, बायो रिजर्व, सेंचुरीज बना सकते हैं, नेशनल पार्क्स बना सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रॉपर प्लानिंग करके हम लोग ये सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन इसमें मैं लास्ट में ये भी कहूँगा कि गवर्नमेंट या टेकिंग स्टेप्स, वो लोग स्टेप्स उठा रहे हैं, बहुत सरकार के द्वारा ऐसे स्टेप्स उठाए गए हैं जिससे पेड़ों को बचाया जाए, जंगलों को बचाया जाए और नेशनल जो हमारे वाइल्ड एनिमल्स हैं इनको बचाया जाए। लेकिन विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सिटीजन्स, यानी कि आप लोगों की और हमारी इन्वॉल्वमेंट के बिना ये सब स्टेप्स नाकाफी हो। तो सबसे पहले सिटीजन्स को, हम हर एक आदमी को अवेयर कर सकते हैं इन सब चीज़ों के बारे में, इनके इंपॉर्टेंस के बारे में। और अगर हम इनको अवेयर कर देते हैं तो उसके बाद ये समस्याएं अराइज नहीं होंगी। सो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। ये था आपका चैप्टर। इसके अंदर आपके ब्लू बॉक्सेस के अंदर कुछ और टॉपिक्स दिए गए हैं, जिसमें ड्यूगांग के बारे में कहा गया है, हेनोटारो के बारे में कहा गया है और रिवर डॉल्फिन, गंगा रिवर की जो डॉल्फिन है उसके बारे में बताया गया है। ये चीज़ें आपको रीड आउट करनी होंगी क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछी जाती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।